राधे राधे मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं आपका मिस्टर एक्स एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक स्टोरी लेकर के। साथियों, आज की जो स्टोरी है उसे मैं स्टोरी ना कहकर किसी का दर्द कहूँगा। ऐसा दर्द जो ज़िंदगी भर बुलाया नहीं जा सकता। जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो इंसान हमारे सबसे ज़्यादा पास होता है, अगर वह आज हमारे बीच नहीं रहे तो उस दर्द को बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की यह जो घटना है वह हमारे साथ मुंबई की रहने वाली एक लड़की ने सेंड की है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा आज भी डरी हुई रहती है और न जाने क्यों उसे हर पल एक डर अपने आसपास मंडराता हुआ महसूस होता है। लेकिन इन सब के पीछे क्या है और क्या नहीं, यह आज की इस स्टोरी में जानने वाले हैं। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह स्टोरी को पूरी ज़रूर सुने। अगर आधी अधूरी छोड़ देंगे तो फिर मुझे दोष मत देना कि यार स्टोरी में कुछ मज़ा नहीं आया। और हाँ, मुझे आपसे एक शिकायत है यार, मैं आपसे आते ही राधे राधे करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो जब आप स्टोरी सुनने के लिए आते हैं तो एक बार राधे राधे या नमस्कार या जो भी आप बोलना चाहे वह तो कर लिया करें यार। मतलब मुझे बिल्कुल ही सुना सुना सा कर देते हो। अरे कौन हूँ मैं आपका, कोई अनजान हूँ क्या? हद हो गई यार, मतलब ये छोटी छोटी बातें भी आपको बतानी पड़ती हैं। नाराज हूं मैं आपसे। चलिए अब तो स्टोरी को शुरू करते हैं। मुंबई के भायखला की एक बिल्डिंग के D36 अपार्टमेंट में रिया सेन नई नई आई थी। वह अपने दोस्त कृतिका, रोहित और विनय के साथ नए घर में शिफ्ट होने की खुशी की पार्टी कर रही थी। रोहित ने अपनी घड़ी में समय देखा और कहा, ओह नो रिया, यार रात के 2 बज चुके हैं। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। सुबह आंख नहीं खुली और लेट ऑफिस पहुंचा तो तुझे तो पता है वह टकला गंजू कितने ताने देता है। तभी सभी लोग एक साथ दीवार पर घड़ी की ओर देखते हैं और एक साथ कहते हैं, शिट। रिया कहती है, हाँ यार, एक काम करो, तुम लोग निकलो, मैं तो वैसे भी कल लीव पर हूं, 2-3 दिन बाद ही आऊंगी। कृतिका भी कहती है, हाँ यार, तुम लोगों को लेट हो जाएगा, मुझे कल घर जाना है। ऐसे में हम दोनों ने पहले ही छुट्टी ले रखी है और अगर तुम्हारी भी छुट्टी हो गई तो चारों एक साथ वैनिश्ड आउट हो जाएंगे। रोहित और विनय जल्दी से उस अपार्टमेंट से निकलते हैं। रिया और कृतिका उन्हें मेन गेट तक छोड़ने भी जाते हैं। वे लोग वापस अपने फ्लैट की ओर आ रही थी और काफ़ी खुश थीं। रिया कहती है, यार सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने अफोर्डेबल प्राइस में हमें इतना अच्छा घर मिल गया। तू इमेजिन नहीं कर सकती, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुंबई जैसे शहर में कभी मेरा अपना फ्लैट होगा। कृतिका कहती है, हाँ यार, कुछ भी कहो, मुझे खुद यकीन नहीं होता। मैं भी बस अब इतने सस्ते फ्लैट की तलाश में हूँ। वैसे यार थैंक्स कि तूने मुझे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया, वरना मैं तो रेंट दे देकर परेशान हो चुकी थी। रिया और कृतिका जैसे ही अपने फ्लैट में पहुंचती है तो देखती है कि उनके घर का दरवाज़ा खुला है। दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखती हैं। रिया कहती है, कृतिका, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। कृतिका कहती है, हाँ मुझे भी अच्छी तरह याद है, हम दरवाज़ा बंद करके नीचे गए थे। रिया के चेहरे पर तनाव था। वह कहती है, क्या कोई हमारे पीछे घर में घुसा? कृतिका एक नज़र दाएं बाएं देखती है। उस पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं दिखता क्योंकि किसी दूसरे फ्लैट में कोई नहीं रहता था। लेकिन अभी तक रिया और कृतिका इस बात से अनजान थे। कृतिका कहती है, मुझे नहीं पता यार, चल घर में चलकर देखते हैं और सुन, अलर्ट होकर चलना। वे लोग धीमे धीमे कदमों से अपने फ्लैट के अंदर जाते हैं और पूरी सावधानी से पूरे घर में घूमते हैं क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं कोई चोर उचक्का तो फ्लैट में नहीं घुस गया, क्योंकि वैसे भी वह सोसाइटी काफ़ी सुनसान रहती थी। लोग अपने आप से ही मतलब रखते थे। कृतिका और रिया पूरे घर में अच्छी तरह देख लेती है, उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। रिया कृतिका से कहती है, कृतिका कोई भी नहीं है। कृतिका सोफे पर बैठते हुए कहती है, थैंक गॉड, पहले ही दिन और इतनी घबराहट। रिया कहती है, चल यार सो जाते हैं, सुबह तेरी ट्रेन है, मैं भी काफी थक गई हूं, समझ नहीं आ रहा अकेले सारा मैनेजमेंट कैसे करूंगी। रोहित और विनय तो पार्टी करके चले गए, सारा फैलावा छोड़ गए।
वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह 6 बजे कृतिका की ट्रेन थी। वह जब सुबह उठती है तो देखती है कि घर का सारा फैला हुआ सामान सिमटा हुआ है। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है। घर में कोई भी गंदगी नहीं है। वह काफी हैरान होती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, रिया ने तो रातों रात ही घर चमका दिया। वेरी गुड। कृतिका सोचती है कि एक बार रिया को उठाकर बता दे कि वह जा रही है, लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद पूरी रात उसने सफाई की होगी, इसलिए थक गई होगी। उसकी नींद खराब करना ठीक नहीं। कृतिका चुपचाप अपनी ट्रेन के लिए चली जाती है। सुबह लगभग 9 बजे रिया को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और इसी वजह से उसकी आंख खुल गई। वह जैसे ही उठकर बैठी, उसे अपना बेडरूम देखते ही हैरानी हुई, क्योंकि सब कुछ सेट था। रिया काफी हैरान थी। रिया ने सोचा कि यह शायद कृतिका का काम होगा। वह ड्राइंग रूम में गई तो वहां भी सब कुछ अपनी जगह पर था। रात की पार्टी का सारा फैला हुआ सिमटा हुआ था। रिया बोली, ये कृतिका भी ना रातों रात सारा काम समेट कर चली गई। मैंने बेकार में ही लिव ली। तभी रिया को ध्यान आता है कि उसे दरवाजा खटखटाना की आवाज आई थी, इसलिए वह बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन उसके दरवाजे के आगे थोड़ा पानी पड़ा हुआ था और उस पानी से तेज सुगंध भी आ रही थी। सुगंध इतनी तेज थी कि रिया उस सुगंध में मदहोश होती जा रही थी। अचानक वह अपने आप को संभालती है और दरवाजा पटक कर बंद कर देती है। रिया जैसे ही दरवाजा बंद कर देती है, वह सुगंध आना भी बंद हो जाती है। रिया मन ही मन सोचती है, आखिर दरवाजे के बाहर वह क्या पड़ा था। रिया दोबारा देखने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो पाती है कि अब जमीन सूखी पड़ी है। वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। यह देखकर रिया एकदम हैरान रह जाती है। वह वापस घर में आती है। अचानक उसके कानों में एक आवाज आती है, जीवन का अंत करना होगा तभी मोक्ष मिलेगा। रिया यह आवाज सुनकर चौंकने लगती है और इधर उधर देखती है। यह आवाज उसके फ्लैट से ही आई थी, लेकिन कहां से उसे नहीं पता। वह धीरे से कहती है, कौन है यहां? लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं देता। तभी रिया का फोन बज उठता है। वह देखती है कि उसकी मां का कॉल है। रिया कुछ देर अपनी मां से बातें करती है और इन सब ने उसका ध्यान अजीब हरकतों से हट जाता है। उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वह किचन में जाकर नाश्ता बनाती है। नाश्ते में वह अंडा और कॉफी लेने वाली थी। वह जैसे ही अंडे को फ्राई करने के लिए अंडा तोड़ती है तो पाती है कि अंडा खराब है। अंडे में से कुछ काला काला पदार्थ निकला है। वह रिलैक्स होती है और खुद से कहती है, ओह गॉड, ये अंडा तो खराब निकला। रिया दूसरा अंडा उठाकर उसे फोड़ती है तो वह भी खराब निकलता है। रिया खुद से कहती है, ओह गॉड, यह क्या मुसीबत है, सारे अंडे ही खराब है क्या। इसके बाद रिया कम से कम 3 अंडे और फोड़ती है और तीनों के तीनों ही खराब निकलते हैं। रिया काफी हैरान थी। वह मन ही मन सोचती है, यह कैसे हो सकता है कि सारे अंडे खराब, और मैंने तो इन्हें फ्रिज में रखा था। उस दुकान वाले से शिकायत जरूर करूंगी। रिया खाली कॉफी पीकर अपने अन्य काम करने लगती है। वैसे तो काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन कल की थकान के बाद वह काफी थक चुकी थी। वह अपने ऑफिस का कुछ काम करने के बाद थोड़ी देर लेट जाती है। लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। रिया सो रही थी कि तभी उसके कानों में एक श्लोक गूंजता है, मुमुक्षुणा हि सर्वेषां मोक्षोयम परमम फलम यम प्राप्य न पुनर्जन्म दुख संसार एव ही। यह श्लोक बिल्कुल उसके कानों के करीब से आया था। वह तुरंत उठकर बैठ जाती है और देखती हैं कि उसके कमरे में चारों तरफ धूप बत्ती का धुआं ही धुआं है। रिया हैरान रह जाती है कि इस घर में यह धूप किसने जला दी, क्योंकि वह अपने साथ धूप लेकर नहीं आई थी। रिया की नजर अपने कमरे के दरवाजे पर जाती है, जो कि अंदर से लॉक था। रिया घबरा चुकी थी। वह जल्दी से उठकर बाहर जाती है तो उसे बाहर एक जवान लड़की दिखाई देती है, जो किचन की तरफ मुंह करके खड़ी थी। रिया उसे देखकर हैरानी से कहती है, तुम कौन हो, मेरे घर में कैसे आई? लेकिन वह लड़की रिया की कोई बात नहीं सुनती और ना पलट कर देखती है। वह लड़की धीरे धीरे किचन में चली जाती है। रिया उसके पीछे ही जा रही थी कि तभी उसके कानों में लैंडलाइन वाले फोन की घंटी सुनाई देती है।
ट्रिंग ट्रिंग। उस आवाज से रिया और भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके घर में लैंडलाइन फोन था ही नहीं। रिया एक नजर अपने फोन को भी देखती है, लेकिन उसका फोन साइलेंट मोड पर अपने बिस्तर पर रखा था। रिया पूरे घर में अच्छी तरह देखती है, उसे कहीं भी लैंडलाइन फोन दिखाई नहीं देता। रिया हैरान थी। वह जल्दी से किचन में जाती है ताकि देख सके कि वह लड़की कौन है, लेकिन जैसे ही वह किचन में जाती है वहां कोई लड़की नहीं थी। रिया को अपने किचन से देसी घी की खुशबू आ रही थी। अब रिया की हैरानी की हद नहीं थी। वह मन ही मन कहती है, यह तो घी की खुशबू है, लेकिन मेरे घर में घी, मैं तो घी नहीं लेकर आई। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज आने लगती है। रिया अब पागल सी हो रही थी। वह चिल्लाने लगती है, कौन है यहाँ? कौन है मेरे घर में? वह घर से बाहर जाने वाली थी, लेकिन घर का लॉक अच्छी तरह लगा हुआ था। ना उसे यह समझ आ रहा था कि घर में कोई कैसे दाखिल हुआ, और ना उसे यह समझ आ रहा था कि आखिर यह आवाज कहां से और क्यों आ रही है। रिया घबराकर एक दीवार से चिपक कर खड़ी थी कि तभी उसी दीवार से रिया को आवाज आई, बहुत जल्द तुम्हें भी मोक्ष मिलेगा, तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। और तभी रिया को दीवार से ही एक जोरदार धक्का लगता है और वह सोफे पर जा गिरती है। रिया जैसे ही पलट कर देखती है तो उसे दीवार पर खून से छपे हुए हाथों के निशान दिखते हैं। खून की छाप बिल्कुल ताजी थी। खून दीवार पर बह रहा था, जिसे देखकर वह चिल्लाती है और घबराकर अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लेती है। रिया बुरी तरह से कंपकपा रही थी। तभी रिया के कानों में कृतिका की आवाज आती है, रिया क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? रिया को ऐसा लगता है जैसे कृतिका वापस आ चुकी है, इसलिए वह जल्दी से अपना हाथ हटाती है, लेकिन देखती है कि वहां कृतिका नहीं है, बल्कि पूरे घर का नक्शा ही बदला हुआ है। फ्लैट में एक भी सामान रिया का नहीं था। सब कुछ बदला हुआ था और पुराना सा लग रहा था। सोफे पुराने जमाने के थे। दीवारों पर कई पेंटिंग्स लग रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। केवल दीपक की रोशनी से घर में उजाला था। धूप की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। रिया को समझ नहीं आता कि वह अचानक कहां आ गई। वह ड्राइंग रूम को अच्छी तरह देखती है। यह वही रूम था जहां वह रहने आई थी, लेकिन यह सामान उसका नहीं था। रिया घबरा कर कहती है, हे भगवान, यह मैं कहां आ गई? तभी उसके कानों में किसी के मंत्रों की आवाज आती है। वह आवाज उसी के कमरे से आ रही थी। रिया भागकर वहां जाती है तो वहां का नजारा देखकर भी हैरान रह जाती है। जमीन पर कुछ लोग गोल घेरा बनाए बैठे थे। बीच में कुछ दीपक जल रहे थे, जिनके चारों ओर लाल सिंदूर पड़ा था। वे लोग आपस में कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। कमरे की हर दीवार पर अलग अलग काली परछाई बन रही थी, जो कभी ऊंची होती तो कभी नीची, कभी मोटी तो कभी पतली। रिया गुस्से में कहती है, तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? जैसे ही रिया उनसे पूछती है, सभी के चेहरे पर रोशनी पड़ती है और सभी एक साथ रिया की ओर घूम कर देखते हैं। सभी के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, होंठ सूजे हुए और खून से भरे थे। आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वे देखने में इतने खौफनाक लग रहे थे कि रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खड़े खड़े गिर गई। फिर धीरे धीरे सभी लोग रिया की तरफ बढ़ने लगे। रिया जमीन पर लेटे लेटे ही खुद को पीछे खिसकाने लगी। रिया अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह चौखट पर पहुंची, वैसे ही उन सभी लोगों ने रिया को घेर लिया और उसे पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले आए। रिया अपना आपा खो बैठी थी। उसका खुद के शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। वह शांति के साथ खड़ी थी और हैरानी से सबके चेहरे को देख रही थी। वे सभी लोग रिया के चारों तरफ घूम रहे थे, जिनमें एक बूढ़ा बूढ़ी, मध्यम उम्र के पति पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की शामिल थी जो जवान थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सभी खौफनाक तरीके से रिया को देख रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने रिया को पकड़ लिया और उसे एक दीवार से सटा दिया। वे लोग जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। यह मंत्र वही था जो रिया ने अपने कानों के पास सुना था, वही मोक्ष मंत्र। जैसे जैसे वे लोग मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे रिया दीवार में धंसती जा रही थी। रिया अपने आप को रोकने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर अब उसके वश में नहीं थे।
जब रिया पूरी तरह से दीवार में बंद हो जाती है वैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। एक बार फिर घर का पूरा नक्शा बदल जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे करीब कृतिका वापस भाईखला के अपनी दोस्त रिया के फ्लैट D46 में आ जाती है। वह काफी देर तक बैल बजाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अचानक कृतिका को महसूस होता है जैसे दरवाजा खुला हुआ है और अपने इसी शक को दूर करने के लिए वह जैसे ही दरवाजे पर हल्के से धक्का देती है, दरवाजा खुल जाता है। कृतिका हैरानी से कहती है, दरवाजा खुला था, ये रिया कहाँ गायब हो गई? दरवाजा खोल क्यों नहीं रही थी? कृतिका ने रिया को आवाज लगाना शुरू की, रिया, रिया, लेकिन रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। कृतिका को यह काफी अजीब लग रहा था कि रिया इस तरह से घर खुला छोड़कर कहां चली गई। कृतिका ने पूरे घर में रिया को देखा लेकिन रिया कहीं नहीं थी। फिर कृतिका ने रिया के नंबर पर फोन किया। फोन की घंटी घर में ही कहीं बज रही थी। जब वह रिया के कमरे में गई तो उसे रिया के बैग से वह फोन मिला। कृतिका थोड़ा परेशान हो गई। कृतिका कुछ देर तक यूं ही रिया का इंतजार करती रही। उसने सोचा हो सकता है रिया ग्रोसरी का कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई हो। लेकिन 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, धीरे धीरे 4 से 5 घंटे हो जाते हैं। रिया वापस ही नहीं आती। फिर कृतिका नीचे जाती है और गार्ड से पूछती है क्या उसने उसकी दोस्त रिया को देखा। तब गार्ड साफ मना कर देता है कि रिया मैडम तो नीचे आई ही नहीं है। कृतिका की दुविधा बढ़ती जा रही थी। वह जल्दी से रोहित को फोन करती है और रिया के बारे में बताती है। रोहित और विनय ऑफिस में थे। उन लोगों को 7 बजे ही छुट्टी मिल पाती, इसीलिए वे लोग 7 बजे तक ही रिया के फ्लैट पर पहुंचते हैं। दोनों ही परेशान थे और जैसे ही वह कृतिका को देखते हैं तो कृतिका की परेशानी देखकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। रोहित कृतिका से पूछता है, कुछ पता चला रिया का? कृतिका नामे गर्दन हिलाती है और कहती है, पता नहीं, इस तरह से अचानक कहाँ गायब हो गई। उसका फोन भी घर पर है। मैंने उसके 1-2 जानने वालों को कॉल की लेकिन वह वहां भी नहीं है। विनय ने कहा, क्या तुमने उसके घर पर फोन किया? कृतिका ने कहा, घर पर इस तरह से फोन करना ठीक होगा? मुझे नहीं लगता कि वह अपने घर बिना अपने फोन के और बैग के जाएगी, और वो बिना बताए भला घर क्यों जाएगी? मुझे डर लग रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। जब मैं आई तो दरवाजा भी खुला हुआ था। वो सब कुछ तो नहीं भूल सकती। रोहित कहता है, ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिया के घर पर भी फोन करते हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते। रोहित, विनय और कृतिका उसी समय पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही कृतिका रिया के घर वालों को फोन करती है, जिससे पता चलता है कि रिया अपने घर भी नहीं गई है। अब रिया के घर वाले भी परेशान हो चुके थे। रिया के घर वाले पुणे में रहते थे। जब उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चलता है तो वह अपने बड़े बेटे पंकज को भाईखला के लिए भेज देते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट दर्ज होगी। उससे पहले रिया के वापस आने का इंतजार किया जाएगा। इस पर वे तीनों दोस्त पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि शायद 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। कृतिका अपनी स्थिति के बारे में भी बताती है कि वह तो कल सुबह ही काम से बाहर गई थी और तब से उसे रिया का कोई फोन भी नहीं आया और उसने खुद ने भी नहीं किया क्योंकि उसे समय नहीं मिला। काफी प्रेशर बनाने पर पुलिस वाले रिपोर्ट तो नहीं लिखते, लेकिन रिया को ढूंढने के लिए अपने 2 आदमी भेज देते हैं। पुलिस के वे 2 सिपाही उसी समय रिया के फ्लैट पर जाते हैं और आसपास पता करते हैं। उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। रात होने पर रोहित और विनय अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों कृतिका को घबराहट हो रही थी। उसे अकेले डर लग रहा था, लेकिन वह कह नहीं पाई और उसके दोस्त चले गए। कृतिका काफी थकी हुई थी, इसलिए वह रिया के कमरे में ही लेट जाती है और रिया के बारे में सोचती रहती है। सोचते सोचते कब उसकी आंख लगती है उसे पता ही नहीं चलता। जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे रिया के सिसकने की आवाज आती है। रिया धीरे धीरे रो रही थी और जैसे ही उसने कहा, कृतिका, वैसे ही कृतिका की आंख खुल गई और वह चौंक कर उठ गई। उसके मुंह से एकाएक निकला, रिया। तब उसे एहसास हुआ
कि यह तो उसका सपना था, लेकिन क्या सच में वह सपना था? कृतिका ने रिया की आवाज को एक सपना मानकर गहरी सांस ली और सिरहाने पर रखे पानी के गिलास को उठाकर अपने होठों से लगाया ही था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, कृतिका, तुम्हें भी यहां आना होगा। कृतिका, मैं दर्द में हूं। यह आवाज रिया की ही थी और उसी कमरे से आई थी, लेकिन कहां से यह खुद कृतिका को भी नहीं पता। कृतिका ने वह पानी भी नहीं पिया और गिलास को एक साइड रखकर तुरंत बिस्तर से नीचे उतरी और बोली, रिया, रिया, तुम कहां हो? कृतिका भागते हुए बाहर गई, लेकिन रिया बाहर भी नहीं थी। कृतिका ने ड्राइंग रूम में देखा, किचन में देखा और दूसरे रूम में भी देखा, लेकिन कृतिका कहीं नहीं थी। वह लगातार आवाज लगा रही थी। कृतिका ने अपने फ्लैट का मेन दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में भी झांका, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। कृतिका अपने आप से ही कहती है, वो मेरा वहम नहीं था, मैंने सच में रिया की आवाज सुनी थी। कृतिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था और उसे वही सुगंध आने लगी थी जो रिया को आई थी। धीरे धीरे कृतिका भी उस सुगंध में खोती जा रही थी, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। देखा तो उसकी मां का फोन था। कृतिका की मां ने कृतिका से पूछा, बेटा, तुम पहुंच गई? कृतिका ने कहा, हाँ मां, सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। कृतिका की मां ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हुई। हर बार तुम फोन करके बता देती थी, लेकिन आज तुमने बताया ही नहीं। सब ठीक तो है? कृतिका रिया के बारे में अपनी मां को बताती है, जिसे सुनकर कृतिका की मां भी हैरान रहती है। उन्हें अपनी बेटी के लिए भी डर लगने लगा था, क्योंकि अब उनकी बेटी उस फ्लैट में अकेली थी। कृतिका की मां कृतिका से कहती हैं, बेटा, जो माला मैंने तुम्हें दी थी वह तुमने पहन ली ना? कृतिका को ध्यान आया कि हाँ, उसकी मां ने इस स्टफिक के पत्थरों की एक माला दी थी, जो कि एक अभिमंत्रित माला थी और हर बुरी शक्ति से बचने के लिए काफी थी। लेकिन कृतिका को वह माला पहनकर थोड़ा अजीब लगता। वह फैशन से आउट हो जाती, इसलिए उसने वह माला अपने बैग में रख ली थी। लेकिन जैसे ही उसकी मां ने उसे याद दिलाया, कृतिका ने कहा, हाँ मम्मी, मैंने बैग में रख ली थी। कृतिका की मां ने कहा, बेटा, अब तो पहन ले, अब तो तू अपने घर पर है, वहां भला कौन देख रहा है? पता नहीं क्यों मुझे तेरे लिए चिंता सता रही है। रिया का अचानक गायब होना थोड़ा अटपटा लग रहा है। तू वहां ध्यान से रहना, हर बुरी बला से बची रहेगी। वह माला अभी के अभी पहन ले। कृतिका भी डरी हुई थी, इसलिए वह उस माला को अपने गले में डाल लेती है। वह जैसे ही उस माला को अपने गले में डालती है तो घरों की दीवारों में अपने आप चटक आने लगती है। यह देखकर कृतिका हैरान रह जाती है, क्योंकि चटक न केवल दिखाई दे रही थी बल्कि सुनाई भी दे रही थी। घर में हर तरफ से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कांच टूट रहा हो। दरअसल वह दीवारों के चटकने की आवाज थी। दीवारों की चटक देखकर कृतिका अपनी मां से कहती है, अच्छा मां, मैं फोन रखती हूं, बाद में बात करती हूं। इतना कहकर कृतिका फोन काट देती है और जल्दी से ड्राइंग रूम में जाकर देखती है तो वहां की दीवारें भी छटक खाने लगी थी। कृतिका हैरानी से कहती है, ओ माय गॉड, यह दीवारों को क्या हो रहा है? अपने आप चटक रही है। तभी उन दीवारों की दरारों से हल्का हल्का धुआं उठता है और आवाज आती है, हमारी मदद करो, हमें बाहर निकालो, हमारी मदद करो। धीरे धीरे वो आवाज रुदन में बदलने लगती है और एक विलाप पूरे घर में फैल जाता है। कृतिका उन चीखों को, आवाजों को सुनकर इतना घबरा जाती है कि बुरी तरह चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। कृतिका इतनी जोर से चीखी थी कि नीचे वाले फ्लोर तक उसकी आवाज गई थी। उस फ्लोर से कुछ लोग अपने घरों से बाहर आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वे सभी जानते थे कि आवाज ऊपर के फ्लैट डी 36 से ही आई है, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उस फ्लैट के अंदर जाकर देखें कि आखिर क्या हुआ। वे लोग तुरंत गार्ड को बुलाते हैं और ऊपर चलने के लिए कहते हैं। सभी लोग डी 36 के बाहर खड़े थे और गार्ड अकेले ही अंदर गया। उसने देखा कि कृतिका जमीन पर बेहोश पड़ी है। सब कुछ शांत था, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। गार्ड अकेले ही कृतिका को उठाता है और बाहर लेकर आता है। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे।
कोई कह रहा था, हमें तो पता था कुछ तो बुरा होगा, यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं टिकता। तो कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा था, पता नहीं इन लड़कियों को यह घर किसने दिला दिया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, लालच में आकर सस्ता ले लिया होगा, अब जान से हाथ धो बैठेंगे तो किसका क्या जाएगा। लेकिन कृतिका इन सब बातों से अनजान थी। गार्ड सारी बातें सुन रहा था। गार्ड सभी को शांत कराता है और कहता है कि वह अपने अपने फ्लैट में चले जाएं। गार्ड मैनेजर के साथ कृतिका को अस्पताल लेकर पहुंचता है। वहां जैसे ही कृतिका की हालत में सुधार आता है, वह तुरंत रोहन, रोहित और विनय को फोन करती है। वे दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। रात का लगभग 2 बजे का समय था। रोहित और विनय साथ ही अस्पताल पहुंचे थे। कृतिका अपने साथ हुई आप बीती के बारे में अपने दोनों दोस्तों को बताती है, जिसे सुनकर रोहित और विनय को भी यकीन नहीं होता। रोहित कहता है, आर यू मैड? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम पता है, तुम कहना चाह रही हो कि उस घर में भूत है। कृतिका कहती है, वो मैं नहीं जानती कि उस घर में क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूं, वह कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। वहां कुछ तो बहुत गलत हुआ है और हमारी रिया के साथ भी कुछ बहुत गलत हुआ है। रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह फ्लैट ठीक नहीं है। रोहित कृतिका को समझाता है, अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम रिलैक्स रहो, पहले अपनी तबीयत को देखो, हम उस फ्लैट में चलकर देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। रोहित और विनय उसी समय कृतिका और रिया के फ्लैट पर जाते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें फ्लैट में जाने से रोक देता है। रोहित गार्ड से काफी मिन्नतें करता है कि उसे जाने दिया जाए, क्योंकि ये उसकी दोस्त का ही फ्लैट है, लेकिन गार्ड के कुछ रूल्स थे। वहीं दूसरी ओर विनय गार्ड की जेब में चुपचाप कुछ पैसे रख देता है, जिस वजह से गार्ड उन्हें जाने से नहीं रोकता। जब वे लोग ऊपर जा रहे थे, तब दूसरे माले पर उन दोनों ने कुछ पड़ोसियों की बातें सुनी थी, जिनमें खन्ना साहब कह रहे थे, अगर वह लड़की ठीक रहती है तो उसे यहां से चले जाना चाहिए, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। तभी एक अन्य आंटी कहती है, अरे उसकी दोस्त का सुना नहीं, वो रिया, पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए, वो गायब हो तो गई और कहां गायब होगी, उस घर के भूतों ने ही उसे गायब किया है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यह सब कुछ हमारे मैनेजर का किया धरा है, उस माले पर वैसे भी कोई नहीं रहता। उसने सोचा कि जब तक D36 में कोई आकर नहीं रहेगा, वहां के दूसरे फ्लैट भी नहीं बिकेंगे। अब देखो, लेने के देने पड़ गए। ये सारी बातें रोहित और विनय के कानों में खटकने लगती हैं। वह अपने कदम रोककर उन लोगों के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वे लोग रोहित और विनय को देखते हैं, शांत हो जाते हैं। वे जानते थे कि ये रिया और कृतिका के दोस्त हैं। रोहित जाते ही पूछता है, आप लोग D36 के बारे में बात कर रहे हैं? वहां मौजूद लोगों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। रोहित दोबारा कहता है, अरे बताइए ना, देखिए हम परेशानी में हैं, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। तब खन्ना साहब बाहर आते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, हम उसी D36 के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें तुम्हारी दोस्त रहती हैं। देखो बेटा, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हें क्या कहकर वह फ्लैट दिलवाया गया है, लेकिन उस माले पर और भी फ्लैट थे। तुम अगर कोई दूसरा फ्लैट ले लेते तो फिर भी ठीक रहता। वैसे तो उसके आसपास के फ्लैट में भी कोई नहीं रहता। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो। बच्चों, मेरी बात मानो तो अभी भी समय है। वह फ्लैट खाली कर दो। वह फ्लैट जिंदा लोगों की बलि लेता है, बलि। विनय हैरानी से कहता है, क्या बलि? यू मीन सैक्रिफाइस? खन्ना साहब हाँ में गर्दन हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ बलि। आज से लगभग 8 साल पहले यहां पर राधा कृष्णन का परिवार रहता था। तब ये बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं थी। पूरी सोसाइटी का केवल एक पार्ट ही बना हुआ था, जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं। राधा कृष्णन काफी धार्मिक व्यक्ति थे। त्योहारों का मतलब क्या होता है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। उनके यहां आने से पहले तक सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर ही त्योहार मनाते थे, लेकिन जब वह यहां आए तब उन्होंने लोगों को त्योहारों का असली महत्व बताया। सभी के साथ खुश रहना किसे कहते हैं, उन्होंने ही सिखाया। वे यहां पर काफी सालों तक रहे। उनका इकलौता बेटा था परम। उसकी शादी इसी फ्लैट में हुई थी और उसके 2 बेटे भी थे।
बेटों का पूरा बचपन यही गुजरा। वे जवान तो थे, लेकिन उसी समय परम अपने पिता से भी ज्यादा धार्मिक होता चला गया। राधा कृष्णन तो धर्म और अर्थ दोनों को साथ लेकर चला, लेकिन परम केवल धर्म में ही अटका रह गया। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह धार्मिक कम और अंधविश्वासी ज्यादा है। उसकी कुछ हरकतें हम सोसाइटी वालों को भी तकलीफ दे रही थीं, लेकिन उनके पिता की वजह से कोई भी उनसे कुछ कहता नहीं था। जब भी उनके फ्लैट के आगे से गुजरो, तभी परम के मंत्रों श्लोकों की आवाज आती थी। परम धर्म में इतना ज्यादा लीन हो चुका था कि उसने अपने काम कारोबार पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। उसे केवल भगवान की भक्ति पर ही भरोसा था। उसके पिता इस बात को उसे लेकर काफी समझाते थे, लेकिन परम पर जैसे धर्म, मोक्ष और भगवान का भूत सवार था। जैसे ही D36 के कॉरिडोर में पहुंचो, कभी घंटियों की आवाज आती तो कभी मंत्रों की आवाज आती। हर वक्त वहां सुगंध ही सुगंध फैली रहती, और उनके घर जब भी जाओ तो वहां धूल का एक कण भी नहीं मिलता था। वे इतनी साफ सफाई रखते थे, और यह सब कुछ परम की वजह से था। उनके घर के दरवाजे पर जब भी जाओ, हमेशा गंगा जल छिड़का हुआ मिलता था। कभी कभी तो लोग उन्हें पागल की संज्ञा दे देते थे। हालांकि यह थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन किसी भी चीज की अति हमेशा बुरी रहती है। वहीं कुछ उनके साथ भी था। मुझे अच्छे से याद है, दिवाली का समय था। मैं और मेरा परिवार नीचे पटाखे फोड़ रहे थे। सोसाइटी के अधिकतर सभी लोग थे। जिसके घर मेहमान थे तो वे लोग अपने घरों में थे, लेकिन घर के बच्चे और जवान तो सभी बाहर ही थे। मैं अपने बच्चों के साथ नीचे था। तभी किसी ने कहा कि राधा कृष्णन और उनके बच्चे अभी तक नीचे नहीं आए। वह तो हमेशा ही दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये बात मुझे भी खटकी। मैंने सोचा, राधा कृष्णन हमेशा हमारे परिवार की तरह रहे हैं, तो हमें उन्हें बुलाने जाना चाहिए। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, वरना वह हमेशा समय से पहले ही आगे आते थे। इसलिए मैं जतिन भाई साहब के साथ उनके फ्लैट में गया। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा कि घर में असीम शांति छाई हुई है। चारों तरफ से सुगंध ही सुगंध आ रही है। पूरे घर में अंधेरा था। यह देखकर एक पल को मेरा कलेजा कांप गया कि दीपावली के दिन घर में अंधेरा भला कौन रखता है। मैं और जतिन हिम्मत करके घर के अंदर 2-4 कदम आगे बढ़े और लाइट ऑन की। हमने वहां का जो नजारा देखा है, हम तुम्हें बयान भी नहीं कर सकते। जमीन पर अनगिनत नींबू पड़े हुए थे। दीवार पर संस्कृत की भाषा में कुछ मंत्र या श्लोक लिखे हुए थे। हमने परम को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। हम परम के कमरे की ओर गए, जहां से सबसे अधिक धुआं निकल रहा था, और जैसे ही हमने उस कमरे की लाइट जलाई, हम उस कमरे का नजारा देखकर स्तब्ध रह गए। परम पंखे से झूल रहा था और दीवारों पर कई जगह नया सीमेंट लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उन दीवारों को किसी ने खोदकर दोबारा से बंद किया है। उस दृश्य को देखकर हमारे मन में तुरंत परम के परिवार के सदस्यों के चेहरे आए। हमने उन्हें आवाज लगाना शुरू किया और पूरे फ्लैट में उन्हें देखा, लेकिन वे लोग कहीं नहीं थे। परम फांसी के फंदे पर झूल रहा था। उसे देखकर ही मालूम पड़ गया था कि अब उसमें जान नहीं है। हम लोग जल्दी से नीचे आए और तुरंत पुलिस को फोन किया। जैसे ही पुलिस कमरे में गई और अपनी तफ्तीश की, तब उन्हें वहां परम के कमरे की दीवारों से कई शव बरामद हुए। वो सभी शव राधा कृष्णन के परिवार के लोगों के थे। विनय हैरानी से पूछता है, क्या? लेकिन ऐसे कैसे? वो लोग दीवार के अंदर कैसे गए? खन्ना साहब बताते हैं, पुलिस ने उन सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि सभी के गले पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया था, और सभी के गलों पर एक ही जगह पर निशान मिला है। और उन्होंने जिस तरह से आत्महत्या की, उसे देखकर ऐसा लगता है कि घर के सभी लोगों को मारने का काम परम का ही था, क्योंकि पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, तब उन्हें घर में किसी दूसरे के आने का कोई सबूत नहीं मिला था। और भला कोई कैसे आ जाता? इतनी बड़ी सोसाइटी थी। दोपहर के समय सभी ने राधा कृष्णन को सही सलामत देखा था। घर में 3 हर जगह चेक करने के बाद पुलिस को तंत्र मंत्र के सामान और कुछ ऐसी संदिग्ध सामग्रियां मिली थी, जिससे यह पता चला कि शायद अंधविश्वास में आकर इन्होंने अपनी बलि खुद दे दी और यह केस एक आत्महत्या का केस बनकर रह गया। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं हुई थी। उस माले पर 3 परिवार और रहते थे।
वे लोग बताते हैं कि परम का पूरा परिवार खत्म होने के बावजूद भी उस घर से कुछ अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई मंत्र बोल रहा है। कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती थी, कभी कभी किसी ने उस कॉरिडोर में गंगा जल छिड़का हुआ देखा। यह सब कुछ नॉर्मल नहीं था। धीरे धीरे घटनाएं इतनी बढ़ने लग गई कि वहां से चीखों की आवाज भी आने लगी और फिर उस माले के लोगों ने वह फ्लैट छोड़ दिए। कुछ का कहना है कि कॉरिडोर में कई बार राधा कृष्णन और उनके परिवार के अन्य सदस्य को भी देखा गया है। लोग कहते हैं कि उनके परिवार की आत्मा अभी भी उस फ्लैट और कॉरिडोर में भटकती है। वह समय ऐसा था जब इस बिल्डिंग के अधिकतर लोगों ने अपने फ्लैट छोड़ दिए थे। उनमें से हम कुछ 4-5 परिवार ही हैं जो अब तक यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद बिल्डर ने आसपास अन्य बिल्डिंग बना दी, लेकिन यह बिल्डिंग आज भी वैसे की वैसी है। इसमें रिनोवेशन तो होता है, लेकिन उस हिसाब से लोग नहीं आते। और जिस घर में तुम्हारी दोस्त रह रही हैं, उस घर को भी इससे पहले 3 लोग ले चुके हैं और उन परिवारों के कुछ सदस्य तो कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। जो जिंदा बच गए थे वही यहाँ से चले गए। इससे पहले जो लोग यहाँ आए थे, रहस्यमयी तरीके से सभी की मौत हो गई थी। सभी अपने बिस्तरों पर मरे हुए पाए गए थे। तब से इस फ्लैट को कोई नहीं लेता और ना उस माले के किसी दूसरे फ्लैट को। रोहित कहता है, अच्छा तो अब समझ आया इस फ्लैट के इतना सस्ता होने के पीछे क्या राज था। लेकिन यह गलत है, मैनेजर तो इसके बारे में सब कुछ जानता होगा ना। खन्ना साहब कहते हैं, हाँ, इससे पहले वाला मैनेजर सभी बातें जानता था और यह उसी का बेटा है। इसे भी अधिकतर सभी बातों का पता है, लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। उस लालच के चलते ही इसे भी किसी भी तरह खाली फ्लैट को भरना था और इसीलिए इसने यह हरकत की। इसे ऐसा लगता है कि D36 में कोई भूत प्रेत नहीं रहता, बस वहां पर दहशत है, जिस वजह से लोग वहां से गायब हो जाते हैं। लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि D36 में कुछ नहीं है, उसने रिया को वह फ्लैट बेच दिया। ऐसा नहीं है, उसने पहली बार रिया को यह फ्लैट देने का सौदा किया। इससे पहले भी वह कई क्लाइंट यहां लेकर आया, लेकिन कैसे ना कैसे करके उन क्लाइंट्स को इस फ्लैट के बारे में पता चल जाता था। लेकिन रिया और कृतिका 2 ऐसी लड़कियां रहीं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं चल पाया। हमने कोशिश भी की थी कि हम यह फ्लैट लेने से पहले उन लोगों को इसके बारे में आगाह कर दें, लेकिन मैनेजर की हम पर कड़ी नजर थी, इसलिए हम मजबूर थे और बाद में हमने बताना सही नहीं समझा। तुम लोगों के इतने पैसे लग गए थे ऐसे में, और वैसे भी तुम्हें आए हुए अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी यह सब कुछ हो जाएगा। वैसे तुम्हारी दोस्त रिया का कुछ पता चला? रोहित ना में गर्दन हिलाते हुए कहता है, पता नहीं, वह कहाँ होगी। कृतिका की तबीयत भी ठीक नहीं है, वह काफी डरी हुई है और कह रही है कि दीवारों से आवाज आ रही है। हम घर में वही चेक करने आए हैं। तभी एक महिला कहती है, तो क्या तुम अब घर के अंदर जा रहे हो? विनय कहता है, हाँ। खन्ना साहब कहते हैं, मेरी बात मानो तो दिन निकलने का इंतजार करो, उसके बाद ही इस घर के अंदर जाना। खन्ना साहब की बातें सुनकर विनय और रोहित के मन में डर पैदा हो चुका था, लेकिन वह अपने चेहरे पर डर को जाहिर नहीं करते। वे दोनों वापस अस्पताल चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कृतिका के मन में डर था कि रोहित और विनय घर में गए तो है, कहीं उनके साथ भी कोई घटना न घट जाए। उनके आते ही कृतिका घबराहट से पूछती है, तुम दोनों ठीक हो ना? रोहित कहता है, हाँ, हम ठीक हैं, हम फ्लैट के अंदर गए ही नहीं। कृतिका सवालिया नजरों से पूछती है, क्यों? तब विनय खन्ना साहब की बताई हुई बात कृतिका को बताता है, जिसे सुनकर कृतिका को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि वे लोग एक भूतिया फ्लाइट में रह रहे हैं। कृतिका तो रोने लगती है। वह अपने बिताए हुए उस एक मिनट को याद कर रही थी कि किस तरह से उसने 4-5 घंटे अकेले उस फ्लैट में बिता दिए। वह रोने लगी, यह सोचकर कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो क्या होता। रोहित कृतिका को समझाता है, कृतिका तुम घबराओ मत, हम इस बारे में एक बार पुलिस से बात जरूर करेंगे। कल तक 24 घंटे हो ही जाएंगे, पुलिस को हमारी रिपोर्ट लिखनी होगी।
और फिर हम रामकृष्णन की फैमिली की आत्मा वाली बात भी उनके सामने रखेंगे। तभी विनय कहता है, लेकिन पुलिस और कानून इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। रोहित कहता है, लेकिन कुछ तो करना होगा ना, हमें यह पता लगाना होगा कि रिया आखिर कहाँ गई। सुबह होते ही कृतिका रोहित और विनय के साथ अपने फ्लैट नंबर D36 में चली जाती है। हालांकि खन्ना साहब उस फ्लैट में जाने से मना कर रहे थे, लेकिन तभी मैनेजर वहां आ गया और उसने खन्ना साहब को खरी खोटी सुनाकर अंदर जाने के लिए कहा और कृतिका को समझाया कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह इस तरह की बातें होती ही हैं, लेकिन हमेशा वह सच नहीं होती। तुम बेफिक्र होकर यहां रह सकती हो। वे लोग फ्लैट में जाते हैं। तब रोहित और विनय घर को अच्छी तरह देखते हैं। दीवारों की जो चटक कृतिका ने देखी थी, वह चटक अब कहीं भी नहीं थी। वह हैरानी से कहता है, कृतिका, तुम कल रात बता रही थी कि दीवारें अपने आप चटक गई थी, यहां तो सब कुछ ठीक लग रहा है। कृतिका भी दीवारों पर नजर मारती है तो सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहां कुछ हुआ था। कृतिका हैरानी से कहती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी आंखों से देखा था और उन छत की भी दीवारों से धुआं भी निकल रहा था और वह आवाज भी यहीं से आ रही थी। रोहित कहता है, चलो जो भी है, अब तो कुछ नहीं है ना। कृतिका, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूं। रोहित सबके लिए कॉफी बनाने किचन में जाता है। तब उसकी नजर कांच के एक जार पर पड़ती है। पहली नजर में उसे ऐसा लगता है जैसे उस जार में जैम भरा है, लेकिन उसका रंग थोड़ा गहरा था। पता नहीं क्यों रोहित के मन में एक संदेह पैदा हो गया। उसने वह जार उठाया और खोला। जैसे ही जार का ढक्कन खुला, वैसे ही तेज गंध बाहर निकली। रोहित ने जल्दी से अपनी नाक पर हाथ रख लिया और बोला, यह क्या चीज है? बहुत स्मेल आ रही है। रोहित ने उस जार में चम्मच डालकर देखा तो वह उस जैम के जैसा ही लगा, लेकिन जैम से थोड़ा पतला था, जैसे खून जम जाता है। तब उसे एहसास हुआ कि यह सच में खून ही है और गंध भी खून की ही है। उसने तुरंत जार का ढक्कन लगा दिया। रोहित जल्दी से उस जार को कृतिका के पास लाया और बोला, कृतिका, यह क्या चीज है? यह तुम लोग लेकर आए हो? कृतिका उस जार को अच्छी तरह देखती है और कहती है, यह जार, मुझे नहीं पता यह जार कौन लाया, और जहां तक मुझे पता है रिया ने कोई भी कांच का सामान नहीं लिया था, क्योंकि वह मुझसे कह रही थी कि कांच का सामान इधर उधर करने में टूट सकता है और यह जार कांच का है। तभी विनय पूछता है क्या इस जार में? रोहित घबराई हुई नजरों से कृतिका और विनय को देखता है। वे लोग भी समझ जाते हैं कि रोहित के मन में क्या चल रहा है। विनय कहता है, चलो इसे पुलिस के पास लेकर चलते हैं, अब वही इसकी जांच करेगी। वे तीनों उसी समय उस जार को पुलिस के पास लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बराबर में ही फॉरेंसिक लैब भी थी। जब वहां उस जार के अंदर मौजूद पदार्थ का निरीक्षण किया जाता है, तब पता चलता है कि यह सच में खून ही है। अब वे तीनों परेशान थे कि आखिर यह खून का डिब्बा उस घर में कैसे आया और आखिर यह खून किसका है। इधर जैसे ही पुलिस वालों को यह पता चलता है कि एक खून से भरा जार रिया के घर से मिला है, तो वे लोग कृतिका, रोहित और विनय को ही शक की निगाहों से देखते हैं। वे उन तीनों पर ही इल्जाम लगाते हैं। पुलिस वाला कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपनी दोस्त को गायब कर दिया और अब उसे ढूंढने का नाटक कर रहे हो? इस पर कृतिका गुस्सा भी करती है। आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? हम आखिर अपने दोस्त को गायब क्यों करेंगे? वह पुलिस वाला कहता है, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। तुम लड़के और लड़कियां दोस्त हो, कोई भी एंगल निकल सकता है। पुलिस की बकवास पर कृतिका को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन रोहित उसे शांत होने के लिए कहता है। वे लोग वापस घर आ जाते हैं। कृतिका अभी भी गुस्सा कर रही थी। रोहित उसे समझाता है, कृतिका, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम गुस्सा करेंगे तो पुलिस जो काम कर रही है वो भी नहीं करेगी। हमारे लिए इस समय रिया को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। शाम हो चुकी थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। रिया का कुछ पता नहीं चला था। रिया का भाई भी रिया के फ्लैट में आ चुका था। वह भी हर तरह की कोशिश कर रहा था कि उसकी बहन का पता चल पाए।
रात होते ही रोहित और विनय अपने घर चले जाते हैं और फ्लैट में कृतिका और रिया का भाई पंकज रुकते हैं। कृतिका ने पंकज से फ्लैट में होती अजीब हरकतों के बारे में बता दिया था। हालांकि पंकज को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पंकज उस रात ड्राइंग रूम में बाहर सोफे पर ही लेट गया था और कृतिका रिया के कमरे में 10 बजे तक सो गया था ही थी। कृतिका को पिछली रात का सोच सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ही उसकी आंखें बंद होंगी फिर से वह आवाज आना शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी आंखें खड़ी कर रखी थी। जैसे ही रात गहराने लगी एक बार फिर पूरे घर में सुगंध फैल गई। घंटियों की आवाज आने लगी और इस बार वह आवाज कृतिका को नहीं बल्कि पंकज को सुनाई देने लगी। इसी बीच उसे अपनी बहन की आवाज भी आई, भैया भैया मुझे बचा लो, भैया मेरा दम घुट रहा है। यह आवाज सुनते ही पंकज हड़बड़ाकर उठ गया। उसने अपने चारों तरफ देखा, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, लेकिन उसकी बहन कहीं नजर नहीं आ रही थी। पंकज चिल्लाया, रिया रिया कहाँ हो तुम? लेकिन रिया ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि कृतिका कमरे से बाहर आई और बोली, भैया क्या हुआ? चारों तरफ धुआं देखकर कृतिका घबराने लगी। वह जल्दी से पंकज के करीब गई। पंकज ने कहा, मुझे अभी रिया की आवाज आई थी। कृतिका ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या आपको भी रिया की आवाज आई थी? कब? पंकज कहता है, बिल्कुल अभी, उसकी आवाज से ही मेरी आंख खुली। कृतिका कहती है, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आई। पंकज कहता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कृतिका, शायद तुम्हारी बात ठीक तो नहीं, इस घर में कुछ भूत प्रेत। कृतिका कहती है, क्या भैया आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था क्या? मैं सच कह रही हूं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो खून से भरा हुआ जार हमारे घर क्या कर रहा था? वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में मोक्ष का वह मंत्र गूंजने लगता है जो रिया को सुनाई दिया था। धीरे धीरे सारी दीवारें चटकने लगती हैं और उनसे रोने की आवाज आती है। इस बार रोने की आवाज केवल रिया की नहीं थी बल्कि कुछ अन्य लोगों की भी थी। ऐसा लग रहा था कि उस घर में 3-4 से भी अधिक लोग हैं और वे सभी रो रहे हैं। घंटी की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कृतिका पंकज से बोली, भैया जल्दी से बाहर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पंकज हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर की तरफ जाता ही है कि तभी भारी भरकम सोफा अपने आप घर के मेन दरवाजे पर जा लगता है। यह देखकर पंकज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कृतिका भी हैरानी से पंकज को देखती है। वो मोक्ष की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग एक साथ मिलकर वह मंत्र पढ़ रहे हैं। पंकज सोफा हटाने की कोशिश कर रहा था और कृतिका भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन सोफा काफी भारी था। जैसे तैसे करके वह जैसे ही सोफा हटाने वाले थे कि तभी उनके कानों में आवाज आती है, कोई यहां से नहीं जा सकता, सबको हमारे साथ चलना होगा, यह घर हमारा है और हम तुम सबको मोक्ष दिलाएंगे। ये आवाज एक अजनबी आवाज थी। कृतिका और पंकज जैसे ही पलटकर देखते हैं, उनके सामने एक टूटी हुई दीवार थी और दीवार के अंदर से एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा काफी घिनौना लग रहा था, घूरकर कृतिका और पंकज को देख रहा था। पंकज और कृतिका की सांस उनके गले में ही अटक गई थी। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि राधा कृष्णन ही था। वह धीरे धीरे दीवार से बाहर आने लगा और कृतिका की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कृतिका के गले में पड़ी माला पर गई, वह रुका और उसने अपना रुख पंकज की ओर कर लिया। कृतिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि वह माला की वजह से उसके करीब नहीं आया। कृतिका ने जल्दी से गले की माला अपने हाथ में ले ली और पंकज से कहा, भैया इस माला को पकड़ो। पंकज ने तुरंत उस माला को पकड़ लिया और एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। कमरे का अंधेरा छंटने लगा। राधा कृष्णन की आत्मा अजीब तरह से तड़पने लगी और वापस दीवार की तरफ जाने लगी। धीरे धीरे कमरे का धुआं भी कम होता चला गया और वो सुगंध भी गायब होती गई। जैसे ही सब कुछ समाप्त होने लगा, पंकज ने जल्दी से सोफा हटाया और वे दोनों बाहर भाग गए। वे लोग जल्दी से नीचे गए और उन्होंने गार्ड को सारी बात बताई। कृतिका ने रोहित और विनय को फोन करके बुला लिया था। अब वह 1 मिनट भी फ्लैट में नहीं रुक सकते थे।
उसी समय पुलिस भी आ गई और जब उन्होंने पंकज का बयान सुना तब उन्हें कृतिका और उसके दोस्तों की बातों पर भी यकीन करना पड़ा, क्योंकि पंकज रिया का भाई था, वह झूठ नहीं बोल सकता था। फिलहाल पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। उन्हें रिया के लिए कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें पंकज और कृतिका की बात माननी ही पड़ी। पुलिस वाला बोला, तो अब आप ही बताइए, हम क्या करें? अगर आपकी बहन रिया किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में गायब हुई है तो उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस को ठोस सबूत चाहिए होते हैं जो कि हमारे या आपके पास नहीं है। अगर आत्मा या भूतों का खेल भी है तो हम आत्मा या भूतों को नहीं पकड़ते। पंकज कहता है, जानता हूं सर, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पंकज उसी समय अपने माता पिता को फोन करके सारी बात बताता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत गुरुजी प्रशांत को अपने साथ लाने के लिए कहता है। इधर पंकज और कृतिका अब उस फ्लैट में नहीं जाते बल्कि खन्ना साहब के घर ही रुकते हैं। अगले दिन रिया के माँ बाप प्रशांत जी को लेकर आते हैं। प्रशांत जी जैसे ही D36 फ्लैट में जाते हैं उन्हें नकारात्मक शक्तियों का आभास हो जाता है। उन्हें वह आवाज आने लगती है जो आवाज कृतिका और पंकज को आई थी। उन्हें वो चटकियों दीवारें भी दिखाई देती हैं जो कृतिका को दिखाई दी थी, लेकिन किसी और को सब कुछ सामान्य लगता है। कृतिका प्रशांत जी से घबराते हुए कहते हैं, गुरुजी, वो आवाज बहुत ही डरावनी होती हैं। उन आवाजों को सुनकर ही मेरा दिल जोरों से धड़कता है और वो आवाजें इन्हीं दीवारों से आती हैं। गुरुजी अपने थैले से अभिमंत्रित हल्दी निकालते हैं और उसका एक लेप तैयार करते हैं। इसके बाद वह दीवार में उस लेप को जगह जगह लगाते हैं। धीरे धीरे दीवार का कुछ कुछ हिस्सा अपने आप लाल रंग में परिवर्तित होने लगा था। यह देखकर सभी हैरान थे। प्रशांत जी कहते हैं, इस लाल वाले हिस्से की खुदाई करवाओ। हालांकि मैनेजर इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मैनेजर को झुकना पड़ता है। जब सोसाइटी के सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और मैनेजर के सिर पर चढ़कर बोलते हैं तो मैनेजर को उन दीवारों की खुदाई करनी पड़ती है। जब खुदाई होती है तब दीवारों से एक नहीं पूरे 12 कंकाल निकलते हैं। उन कंकालों को देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम थी। केवल एक शव निकलता है जो कि रिया का था। उसके शरीर ने धीरे धीरे सड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कपड़ों से उसकी पहचान हो गई थी कि ये रिया ही है। रिया को देखकर उसके माँ बाप और उसकी सहेली का बुरा हाल था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रिया को यह क्या हो गया और वह इस दीवार के पीछे कैसे गई। लेकिन उन 12 कंकालों को देखकर सभी हैरान थे। फिलहाल अब ये पता चल चुका था कि पिछले कुछ परिवारों से गायब हुए लोग अचानक कहाँ चले गए थे। वे कहीं और नहीं बल्कि इन्हीं दीवारों में कैद हो गए थे। पुलिस की देखरेख में उन सभी 12 कंकालों को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। इधर जैसे ही दीवारों की खुदाई हुई थी, दीवारों से कई प्रकार के अलग अलग कीड़े मकोड़े निकलने लगे थे, जो कि आम बात नहीं थी। सारा काम निपटाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। D36 में इतना सब कुछ होने के बाद मैनेजर को इस बिल्डिंग में कृतिका को एक अन्य फ्लैट देना पड़ता है जिसमें रिया के परिवार वाले भी रुकते हैं। वे लोग रिया का मैटर पूरी तरह से क्लोज करके जाना चाहते थे। खुदाई वाली रात को सभी लोग अपने अपने फ्लैट में थे, लेकिन जो नीचे वाले फ्लोर पर थे उन्हें उस रात जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और ऐसा अब तक नहीं हुआ था। उन्हें रोने, चीखने और बोलने की आवाज तभी आती थी जब वह D36 वाले फ्लोर पर जाते थे, लेकिन अब नीचे तक आवाज आ रही थी। उन आवाजों को गुरुजी ने भी सुना था। वह उन आवाजों को सुनकर बोले, वे आत्माएं अब हमसे चिढ़ चुकी हैं क्योंकि हमने उनकी दीवारों को तोड़ दिया। वह जिनका शिकार करती थी और अपने साथ मोक्ष के लिए लेकर जाना चाहती थी, वह बंधन अब टूट चुका है। वह विनाश करने की तैयारी में है। हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह प्रशांत जी जब उस फ्लैट में जाते हैं तो उन्हें वह फ्लैट बहुत पुराना नजर आता है। सारा सामान बिखरा हुआ था, सब कुछ तहस नहस था। यह सब कुछ परम और उसके परिवार वालों का ही काम था। प्रशांत जी उस जगह पर अपना एक आसन बिछाकर अपनी तांत्रिक प्रक्रिया करते हैं,
जिसमें वह परम और उसके परिवार की आत्माओं से बात करते हैं। और तब प्रशांत जी को पता चलता है कि वह आत्माएं ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन आत्माओं की मृत्यु अकाल हुई है, इसीलिए वह तड़प रही है और अपनी तड़प को खत्म करने के लिए वे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। उन्हें भी पता चल चुका है कि मरने के बाद उन्हें मोक्ष नहीं मिला, जबकि परम की सोच ये थी कि कार्तिक मास की अमावस्या को यदि हम खुद को मां भैरवी को समर्पित कर दें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। साथ ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो जीवन में किसी को भी नहीं होता, और हम स्वर्गलोक ही पाएंगे, चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हो। लेकिन यह परम की गलत सोच और गलत विश्वास था। भगवान कभी भी किसी भी बेगुनाह की मौत नहीं मांगते। परम ने अपने दिमाग में अपनी ही दुनिया बसा ली थी और उसके चलते उसने यह कदम उठाया। प्रशांत जी ने जब आत्माओं से बात की तब उन्हें पता चला कि परम ने अपने परिवार वालों को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, लेकिन कोई भी आत्महत्या के लिए तैयार नहीं था। इसलिए परम ने अपने पूरे परिवार पर वशीकरण किया ताकि सभी उसकी बात मान सके। और फिर जैसे ही कार्तिक मास की अमावस्या आई, वैसे ही परम के कहने पर सभी ने अपनी गर्दनों को तेज धारदार चाकू से काट दिया और खुद को भगवान को समर्पित कर दिया, जबकि परम ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी बलि चढ़ाई। लेकिन यह सब कुछ नियति के खिलाफ था। उन्हें मोक्ष फिर भी प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए परम और उसके परिवार की आत्मा आज तक भटक रही है। न केवल भटक रही है बल्कि तड़प रही है, और अपनी तड़प को मिटाने के लिए ही परम और उसका परिवार वहां मौजूद लोगों को मार देता है और अपने साथ दीवार में ही दफन कर लेता है। परम का अभी भी मानना यही है कि जब इस घर की दीवार के हर एक हिस्से में लोगों की बॉडी आ जाएगी तब हमें मोक्ष मिल जाएगा। पता नहीं उस पर बलिदान का कैसा भूत सवार था जो लोगों को मार रहा था। फिलहाल प्रशांत जी वहां पर महाशिव यज्ञ करते हैं ताकि वे आत्माएं शांत हो सके, और होता भी ऐसा ही है। प्रशांत जी पूरे 5 घंटे यज्ञ करते हैं और उसके बाद वह उस फ्लैट को पूरी तरह से तोड़ने का आदेश देते हैं। वह मैनेजर को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय पर न केवल इस फ्लैट और इस फ्लोर पर लोगों को खतरा होगा, बल्कि पूरी बिल्डिंग को खतरा हो सकता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैनेजर भी प्रशांत जी की बात मानता है और D36 वाली बिल्डिंग को पूरी तरह से नष्ट करवा देता है। उसमें रहने वाले लोगों को अन्य बिल्डिंग में जगह दे दी गई थी। फिलहाल तब से अब तक वहां पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कृतिका, जो कि रिया की सबसे अच्छी दोस्त थी और रिया के लिए भी फ्लैट में ही रह रही थी, लेकिन अब इस दुनिया में रिया नहीं थी, इसीलिए वह उस बिल्डिंग को छोड़कर जाना चाह रही थी। लेकिन पंकज और उसके परिवार वालों ने कृतिका को वहीं रुकने के लिए कहा और मैनेजर को भी कम दामों पर ही एक फ्लैट देना पड़ा, क्योंकि उसके लालच के चक्कर में मासूमों की जान गई थी। रिया की बॉडी मिलने पर वह केस भी समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी जब कृतिका अपने नए फ्लैट में अकेले होती है तो उसे अपनी सहेली की रोने की आवाज आती है। हालांकि यह आवाज अब केवल सपने में ही आती है, लेकिन कृतिका को ऐसा महसूस होता है कि उसकी सहेली की आत्मा अभी भी अशांत है। शायद उसे मोक्ष नहीं मिला है, शायद इसकी एक वजह अकाल मृत्यु है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी स्टोरी बहुत डरावनी लगी होगी। और देखो, कहीं भी आप भी अगर नई जगह पर जाएं तो उसके बारे में आसपास पता कर लिया करें। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पहले अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब तक हम जान पाते हैं तब तक कुछ ना कुछ हमारा नुकसान हो चुका होता है, जैसा कि यहां पर हुआ। मैं जानता हूं रिया ने कुछ गलती नहीं की थी, लेकिन फिर उसके साथ इतना गलत हुआ। अब देखो, इन चीजों को कोई अपने हाथों में नहीं ले सकता, लेकिन बेशक हम सावधानी तो रख ही सकते हैं। और हाँ यार, मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। ना तो कोई नमस्कार करता है, ना कोई राधे राधे करता है, ना कोई अस्सलाम वालेकुम करता है, और अब ना मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। बस चुपचाप कर लिया करें। अच्छा ठीक है, अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। सोनू ग्रेवाल आलमगीर, आंचल जोशी जयपुर, रहनुमा शेख मुख्तार अंसारी नई दिल्ली, अमित गौतम दिल्ली, मोहम्मद सामी बरेली, विष्णु कुमार लुधियाना, पुष्पा राणा नागपुर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली स्टोरी पर।